अगर तुमने अपना परफ्यूम ब्रांड अपने कमरे से, अपने रूम से या एक टेबल से या किसी एक कोने से भी स्टार्ट किया है, यानी कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं, मतलब स्टार्टअप बिल्कुल छोटे से लेवल से स्टार्ट किया है, तो आज की वीडियो के अंदर ना मैं कोई फार्मूला बताऊंगा, ना ही तुमको ये बताऊंगा कि परफ्यूम किस तरह से बनाओ। आज मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि एक छोटा ब्रांड वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर फेल होता है। इसीलिए मैं पहले बता दूं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड किसी बड़े ब्रांड के लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर तुम एक छोटे स्टार्टअप हो और बड़ा बनना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना बिना स्किप किए हुए, ताकि तुम सीख पाओ कि वो कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें आगे से बंद कर देनी है या नहीं करनी है। देखो, किसी परफ्यूम को डेवलप करना या फिर किसी एक ब्रांड को खड़ा करना, दोनों अलग तरह के स्ट्रगल हैं। मैंने भी, ये जो मेरा ब्रांड है स्निच ओडोर, आज आप गूगल पे सर्च करो स्निच ओडोर तो आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम के अलावा वेबसाइट के ऊपर और अमेजोन पर भी मिल जाएगा। लेकिन इस ब्रांड को यकीनन मैं बताता हूं कि इस ब्रांड को मैंने 0 रुपीज से स्टार्ट किया, इनिशियल स्टेज से। अगर मेरी ब्रांड स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट में आकर के लिख दो स्टोरी, तो मैं तुमको शुरू से लेके आज तक का पूरा सफर उसमें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे बिना पैसे के मैंने इस ब्रांड को खड़ा किया और यहां तक पहुंचा। कितनी सेल आज है इसने चोडोर की, क्या रेवेन्यू है, क्या वैल्यूएशन है, सब कुछ बताऊंगा। अब इन्हीं अपने एक्सपीरियंस को लेकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूं। जो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है सब कुछ अकेले करना, वन मैन आर्मी बनना। छोटे ब्रांड का जो ओनर है वो सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो पैकेजिंग भी खुद करता है, फॉर्मुलेशन भी खुद करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करता है, पैकेजिंग डिजाइनिंग भी वो खुद करता है, लेबलिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी बॉय का काम भी वो सब करता है। यानी कि जितने भी काम है वो सब खुद ही करता है कि उसके पास बजट नहीं होता एम्प्लॉय रखने का या किसी को हायर करने का। लेकिन सोल्यूशन यही है कि आने वाले 6 महीने अगर आज स्टार्ट कर रहे हो तो इसी रेवेन्यू से अपने स्टाफ पे सबसे पहला काम करना स्टार्ट कर दो। जब स्टाफ तुम्हारा बढ़ेगा, तुम्हारा वर्कलोड कम होगा, तब तुम्हारे माइंड में चीजें और ज्यादा आने वाली होंगी, और ज्यादा तुमको समझ में आएगा, रिफाइन कर पाओगे अपने ब्रांड्स की प्रॉब्लम का, अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर को और ज्यादा समझ पाओगे। और जितना इसमें डीप तुम उतरोगे ना, उतना तुम अपने ब्रांड को जीरो से ग्रो कर सकते हो ऊपर तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फाउंडर से आप पूछ लो, वन मैन आर्मी बनने की सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। सेकेंड जो मिस्टेक है ना वो ये है कि किसी भी ब्रांड की कॉपी करना बिना अपना बजट साइज समझे हुए। किसी भी ब्रांड का बजट करोड़ों में हो सकता है, लाखों में हो सकता है या 10-20 हज़ार हो सकता है। तुम्हारा बजट कितना है? तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग परफ्यूम की फॉर्मुलेशन, उसकी बॉटलिंग, उसकी पैकेजिंग। अब जो पैकेजिंग की मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अपने परफ्यूम की पैकेजिंग को बहुत ही अच्छा बनाना है। देखो, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जब आप मार्केट में नजर उठा करके देखोगे तो एक कैटेगरी वो है जो 500 रुपए के अंदर या 500 रुपए में 100 ml का परफ्यूम बेच रही है। दूसरी कैटेगरी 1000, 2000, 3000 का बेच रही है, और तीसरी कैटेगरी 10-20 हज़ार, 50 हज़ार का भी बेच रही है। अब तुमको किस कैटेगरी में उतरना है, तुम्हारा बजट तुमको कितना अलाउ कर रहा है कि तुम किस कैटेगरी में जाके compete कर पाओ। ये जो बजट तुमको बताएगा कि तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो, उसी हिसाब से डिजाइन होगी तुम्हारी पैकेजिंग, उसी हिसाब से डिसाइड होगी तुम्हारी बॉटलिंग, और उसी हिसाब से फाइनलाइज होगा तुम्हारे परफ्यूम का फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहले अपने आप को कैटेगरी में देखो, कैटेगराइज करो कि तुम किस जगह पर खड़े हो, तुम्हारा बजट कितना है। तीसरी गलती जो ये है, बहुत सारे नए और बिगिनर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं, कहीं से भी कोई भी एक प्रीमिक्स उठाया या किसी ने कुछ बताया वो उठाया, और आपने 10 तरह के अगर परफ्यूम लॉन्च करने हैं तो बिना टेस्टिंग के, बिना टेस्ट एंड ट्रायल के, अगर टेस्ट किया भी तो विथआउट मैसेरेशन किया, विथआउट एनी थेरेपी किया, बिना किसी पैरामीटर्स पे चेक किए हुए हर फॉर्मुलेशन को एक ही सॉल्वेंट के साथ उठा के बना देना और फिर पूरी रेंज को एकदम से लॉन्च कर देना। ये सबसे बड़ी गलती है। हर एक सॉल्वेंट, कोई जरूरी नहीं कि वो हर एक फ्रेग्रेंस फैमिली के साथ उतना ही परफेक्ट काम करे जितना तुमको बताया जाता है। तुमको खुद से टेस्ट करना पड़ेगा, चाहे कोई सामने वाला कितनी भी गारंटी क्यों ना कर रहा हो।
और तुमको उसके ऊपर कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूं, जो मेरे रियल व्यूवर्स हैं मैं उनसे भी कहता हूं। क्योंकि देखो, परफ्यूमरी केमिस्ट्री का नाम है, किसी ट्रस्ट का नाम नहीं है, किसी की बताई हुई बात का नाम नहीं है। हो सकता है मैंने एक ऑयल लिया, उसके ऊपर एक सॉल्वेंट मैंने टेस्ट किया, एक बूस्टर मैंने टेस्ट किया, लेकिन वही ऑयल जब आप खरीद रहे हो सेम कंपनी का, सेम क्वालिटी का, उसके बाद आप सेम चीजें इस्तेमाल करके वो बना रहे हो सकता है बहुत हाई चांसेस है कि रिजल्ट वो ना आए। रीजन यहां पर हो सकता है टीडीएस लेवल का, मिक्सोलॉजी का, मेसरेशन का, लेयरिंग का, कई तरह के रीजन हैं आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हो, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो जितना सामने वाला है आपको जो बता रहा है। तो बिना टेस्टिंग के अपनी पूरी रेंज मार्केट में डाल देना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है एक छोटे ब्रांड के लिए। मिस्टेक नंबर 7 की मैं बात करूं ना, अगर ये तो छोटे ब्रांड्स अपने ब्रांड्स की वैल्यू ही नहीं समझते हैं। मान लो कि एक इंसान है और वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, पहली बार इस मार्केट में आया है, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट होता है कि मुझसे कौन लेगा, मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा, मुझसे कोई क्यों खरीदेगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब मार्केट में बैठी बेच रही हैं तो मुझसे कोई क्यों लेगा, मैं सस्ता देता हूं। और ये सस्ता बेचने के ट्रैप में लोगों को यानी कंज्यूमर के माइंड में ये अज्यूम हो जाता है कि तुम्हारा ब्रांड ही सस्ता है, क्योंकि तुम छोटे बजट से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारी फॉर्मुलेशन लॉक नहीं है, किसी प्रोफेशनल ने चेक नहीं की है, क्या तुम वो चीजें डिलीवर कर भी पा रहे हो। अगर हो सकता है बाई चांस तुम्हारा परफ्यूम हाई क्वालिटी का बना हो और तुम बहुत सस्ते में बेच रहे हो, तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होने के रीजन की वजह से हो रहा है, और कम प्रॉफिट होने की वजह से तुम आगे ना स्टाफ हायर कर पाते हो, ना ही मार्केटिंग बजट बढ़ा पाते हो, ना ही अपनी पैकेजिंग को मेंटेन कर पाते हो। और आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जब डिमांड बढ़ती है, कस्टमर शिकायत करता है कि आपको कुछ चीजें सुधारनी है, तो आपके पास में वो बजट ही नहीं होता, आप कस्टमर सपोर्ट भी नहीं दे पाते, और धीरे धीरे चल करके क्या होता है, ब्रांड क्लोज हो जाता है। अब बहुत सारे लोग मार्केट में जो आ रहे हैं बिल्कुल नए नए परफ्यूम ब्रांड, उनका मानना है कि सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी खासी सेलिंग की जा सकती है। सच है, लेकिन उसके अपने एक तरीके हैं, एडवर्टीजमेंट है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सेल को लोग इतना हलवा समझ लेते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाऊंगा, अच्छी अच्छी रीलें बनाऊंगा, और ऐसी ऐसी रीलें मैं बना सकता हूं, और मेरा प्रोडक्ट तो आज नहीं तो कल तो बिक ही जाएगा जब मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो वहां पर फॉलोवर्स को ले करके लोगों की रेस लग जाती है। 10,000 फॉलोवर, 20,000, 50,000, 1 मिलियन, भाई कोई मतलब नहीं है चाहे तुम 10 मिलियन फॉलोवर कर लो, अगर उसमें से तुम 5 कस्टमर भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, जब तक तुम दूसरों को वैल्यू नहीं करोगे, जब तक कोई तुमको वैल्यू नहीं करेगा, तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा, तुमसे कोई चीज क्यों परचेस करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल तुम देख रहे हो, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आज जो भी फॉलोवर है, हो सकता है, हो क्या सकता है असल में इससे बड़े बड़े यूट्यूबर मार्केट में बैठे हैं, लेकिन कन्वर्जन रेट जो कम सब्सक्राइबर में भी जितना तुम कंज्यूमर को कस्टमर की तरह ला सकते हो, यानी जितना ज्यादा माल तुम बेच सकते हो सकता है मेरे 5,000 फॉलोवर है, किसी के 50,000 फॉलोवर हैं, लेकिन मैं सेल कर रहा हूं मंथ में मान लो कि 10 रुपए की, और वो मंथ में सेल कर रहा है इतने ज्यादा फॉलोवर होने के बाद 1 या 2 रुपए की, या वो भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ज्यादा नंबर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे YouTube चैनल के ऊपर जब 20 सब्सक्राइबर थे ना, मैंने तब से अपना YouTube चैनल मोनेटाइज कर रखा है। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे, हालांकि YouTube मोनेटाइज नहीं करता, लेकिन मैंने उसे इस तरह से जरिया बनाया कि मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, लोग मुझे पैसे देंगे और मैं उससे सरवाइव करके अपने ब्रांड को ऊपर लेके आऊंगा। और आज 2 साल 2.5 साल के अंदर मैं धीरे धीरे ये चीज करता हुआ आया हूं और एक लेवल के ऊपर आकर के बैठ गया हूं। कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ लोग तो मुझे जानते ही हैं। अब मिस्टेक नंबर 5 को समझ लो भाई, बहुत ज्यादा अंडररेटेड मिस्टेक है, और 90% से ज्यादा लोग, क्या 99% लोग ये करते ही हैं। जैसा ही तुमने ब्रांड बनाया, प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट करी, जब प्रोडक्ट बिकने लग गया, 1-2 महीने में कुछ पैसा तुमने इकट्ठा किया,
उस वो पैसा एक्साइटमेंट में तुमने इधर उधर गलत जगहों पे खर्चा किया, बजाय इसके कि तुम अपनी पैकेजिंग को और स्ट्रॉन्ग करो, अपनी फॉर्मुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करो, अपने रॉ मटेरियल सोर्सेज ऑयल इन सबको स्ट्रॉन्ग करने के बजाय वो पैसा खर्चा करने लग जाते हो दूसरी चीजों पे, इक्विपमेंट पर और तमाम तरह की। कोई अपने स्टूडियो बनाने लग जाता है कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, कोई कुछ करने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल जब मैंने बताया कि ये चैनल मैंने जीरो से स्टार्ट किया, तो आप लोगों ने कब तक सेम बैकग्राउंड देखा है ये बता दो, तब जाकर के इन चीजों पर पैसा खर्चा करना स्टार्ट किया है। वरना अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अपने रॉ मटेरियल, पहले मैं इंडिया से जो परचेज करता था, बहुत सारे ऐसे आज रॉ मटेरियल हैं जो मैं इंडिया से परचेज नहीं लेता, यहाँ से खरीदता ही नहीं, मैं बाहर से सोर्स कर लेता हूँ, जबकि मुझे क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जब पैसा इकट्ठा हो तो उसे अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, अपने प्रोडक्ट को सही करने में, अपनी पैकेजिंग को, अपने बॉटल को, अपने फॉर्मुलेशन को, इसके ऊपर खर्च करो। और जब भी कभी कोई भी बंदा तुमको ऐसा परफ्यूमर, एज अ रोमा इंजीनियर, जो भी तुम करना चाहते हो, B2B ब्रांड या B2C ब्रांड, अगर परफेक्ट प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन बना के दे सकता है, उससे कांटेक्ट करो, रिपोर्ट निकलवाओ, उससे बनवाओ, पैसा खर्चा करो बेस वाली चीजों पर। भाई सबसे बड़ी मिस्टेक बता रहा हूं कि जब भी कोई ब्रांड तुम स्टार्ट करोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो एक फैक्टर आज नहीं तो कल आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे ही रिलेटिव तुमसे ही पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, ये काम वाम चलता भी है, कोई सीरियस जॉब क्यों नहीं ले लेते। क्या होगा? मोरल डाउन, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन। इससे पता है क्या होता है? इससे माइंडसेट चेंज होता है। इससे माइंडसेट पता है कैसा बन जाता है? तुम फिर डिसीजन कैसे लेते हो? देखो, किसी भी बिजनेस को करने के लिए ना, उसमें रिस्क होना ही होना है, रिस्क तो लेना ही लेना है। बिना कोई भी तरह का रिस्क लिए तुम धंधा ही नहीं बना सकते। लेकिन जब ये वाली बात आ जाती है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम डिसीजन उस बिजनेस के डेटा के अकॉर्डिंग नहीं लेते, तुम अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेते हो कि कोई कुछ कह ना पाए। इस माइंडसेट को समझो। बहुत से लोग इस बबल में फंस जाते हैं और फिर निकल ही नहीं पाते हैं, और फिर तब निकलते हैं जब पूरी तरह से डूब चुके होते हैं। सिर्फ किस लिए? कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए लोगों पर ध्यान देना बंद और डेटा पर ध्यान दो। कितने सेल आ रही है, कितना रिपीट कस्टमर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो रीजन ढूंढो। रिपीट कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? अगर फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम है तो फॉर्मुलेशन ठीक करो। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम नहीं है तो रिपीट कस्टमर नहीं आएगा। और वो दम कहाँ नहीं है? पैकेजिंग में है, फॉर्मूले में है, लॉन्जिविटी में है, प्रोजेक्शन में, कहाँ पर है? वो चीज ढूंढो। ओपिनियन लो, लोगों से रिव्यू लो प्रोडक्ट का आफ्टर यूज, तो तुमको रिव्यू मिलेगा। एक प्रोडक्ट सेल किया, 1 महीने के बाद उस नंबर को अपने रिकॉर्ड में रखो और वहां से वो रिव्यू मांगो। खुद चाहे फोन करके स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दो रिव्यू मांगना कि भाई आपको मेरा परफ्यूम कैसा लगा, तो बताओ। वो बताएगा। और वो चीजें कॉपी पेन लेकर के नोट करो, सिर्फ रफली सुनो मत। ये चीजें सच बता रहा हूं काम करती हैं। लिखना एक बहुत छोटा सा स्टेप है, लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन यकीन करो लिखने की जो पावर है वो आप फील भी नहीं कर पाओगे। वो आपको माइंड से इतना स्ट्रांग बनाती है ताकि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर सच में काम कर पाते हो। अब देखो, एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये भी है कि पेशेंस ही नहीं है लोगों के अंदर। परफ्यूम बिजनेस जो है ना, ये एक स्लो मार्केटिंग बिजनेस है। समझ रहे हो? क्योंकि तुम एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना भी बड़ा बजट लगा दोगे, वो परफ्यूम के जो बजट है, वो परफ्यूम्स के एड डायरेक्ट कंज्यूमर से पहले इन्फ्लुएंसर तक पहुंच जाएंगे। इस चीज को, इस गैप को समझो। तो ये स्लो बिल्ड होती है मार्केट, रॉकेट की तरह नहीं जाती। हर एक कोई शार्क टैंक के अंदर नहीं चला जाता जो उसके बाद रॉकेट बन जाए। ठीक है, मेरी बात को समझो। तो इसलिए पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे तभी बिल्ड होगी। कुछ लोग 1 साल किया, 1.5 साल किया, कुछ बिल्ड नहीं हो रहा है। अपनी कमियां ढूंढने के बजाय वो ये देखते हैं कि मुझसे ये बिजनेस नहीं हो रहा, या फिर इस बिजनेस में दम ही नहीं है। अगर भाई एक बात बता दो, दुनिया का कोई ऐसा धंधा नहीं है जो बेकार हो। अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो तो देखो उसको जो उस लाइन में टॉप पर बैठा है, उसने कैसे किया और तुम क्या गलती कर रहे हो। तुम्हें समझ में आ जाएगा खराबी बिजनेस या धंधे में नहीं है, तुम्हारी सोच में है। अब प्रोडक्ट बिकने लग गया, थोड़ा पैसा आने लग गया। अब माइंड पता है कैसा हो गया? बैठे हो कुर्सी पर आराम से, डीएम आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं,
लोग बात करना चाह रहे हैं तुमसे, पर तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? फ्री बैठे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा दिखा रहे हो तुम बहुत बिजी हो। ये बहुत बड़ी गलती है। तुम्हें पता है, आज भी मैं कितना भी काम कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ काम करते बीच में किसी तरह से रिप्लाई कर दूं, किसी तरह से रिप्लाई कर दूं। ये चीज छोड़ी, उस दिन ब्रांड डूबा। इसलिए कस्टमर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। वहीं से तुम्हें समझ में आएगा कि मार्केट में रियलिटी में कस्टमर क्या चाह रहा है, तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या कमी है, तुम और क्या डेवलप कर सकते हो, क्या बना सकते हो। तुम्हें याद होगा मेरा इंड अकॉर्ड, जो लोग पहले से जुड़े हैं, वो इंड अकॉर्ड मेरे हिसाब से ठीक ठाक बना था। मैंने जज किया, जिन ऑयल्स के ऊपर मैंने ट्राई किया था, उसके बाद मैंने उसे लॉन्च तो कर दिया। लेकिन वहां पर जब कस्टमर से मैं कनेक्ट रहता हूं व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट, जब मैंने रिव्यू लेना चालू करे, तो 50% से ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और 35% के आसपास लोगों को वो बहुत पसंद आ रहा था। तो मैंने 35% लोगों की नहीं सुनी, ना ही मैंने कुछ बोला। चुपचाप उसके ऊपर काम करना और स्टार्ट किया, और रिसर्च किया, और डेवलपमेंट किया। 6-7 महीने 8 महीने और लगाए मैंने। अब ये पेशेंस का ही तो काम है। अब मैं अपने प्रोडक्ट को क्विक तो नहीं बदल सकता। रिसर्च करने में 8 महीने में बना दूसरा प्रोडक्ट, जिसे आज इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जानते हो सकता है कि 2 साल लग जाते, तो मैं अभी भी लगा होता उसे और डेवलप और इनहेंस करने के चक्कर में, और इम्यूनिटी बूस्टर बन गया, मार्केट में चल रहा है, बड़े अच्छे से अच्छे ब्रांड भी यूज कर रहे हैं। मंथली मैं एक बड़ी सप्लाई यूनिट निकालता हूँ, डिस्पैच करता हूँ, जिसे काफी ब्रांड यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं रुका। 80% रिव्यू पॉजिटिव है, 20% निगेटिव है। 20% निगेटिव वो हैं जिन्हें लॉन्जिविटी से नहीं मतलब है। उनका कहना यह है कि एक स्प्रे में रूम पूरा भर जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कभी कोई अच्छे प्रोडक्ट शायद यूज ना किए हों, जहां पर टॉप नोट से बेस नोट तक एक ट्रांजिशन होती है, एक वेपर कर्व होती है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, इन चीजों के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ही मार्केट से अपने प्रोडक्ट से गलत है। वो आज मेरे प्रोडक्ट का छोड़ो, दुनिया के किसी भी बंदे का कोई भी प्रोडक्ट लेकर के वो परफ्यूम बनाएंगे, वो सेटिस्फाई ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास में ना तो सही ओपिनियन है, ना सही गाइडेंस है। उनका एक ही अपना माइंड पर्सपेक्टिव है, अपनी ही एक माइंड की सोच है, जिसे लेकर के वो प्रोडक्ट पे दिखाना चाहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री और साइंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, किसी की सोच के हिसाब से नहीं। अब आप सोचो कि आपके परफ्यूम का प्रोजेक्शन भी 8 घंटे चल जाए, लॉन्जिविटी भी 8 घंटे चल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आपको साइंस समझ आती है तो ये चीज भी आपको समझ में आएगी कि वो मॉलिक्यूल्स को या तो तुम कपड़ों पर रोक लोगे या तो हवा में उड़ा दोगे। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है लोगों की, कि कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, रिव्यू को इंपॉर्टेंट नहीं समझते। और भाई सबसे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक है ना, वो है अकेलापन। अब आप एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, एक कमरे में बैठकर, एक टेबल पर बैठ करके, आप अकेले हो, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि तुम अगर इस तरह से पैकेजिंग कर रहे हो तो ये गलत है या ये सही है, ये फॉर्मुलेशन तुम्हारी लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की। तुम मार्केट में अपने कुछ लोग ऐसे डेवलप करो जो तुम्हें रिव्यू कर पाए, तुम उनसे सलाह ले पाओ। ये पॉसिबल होता है, हर एक के आजू बाजू ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो। अब बहुत से लोगों के नहीं होते, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि बॉस मेरी मदद कर दो, थोड़ी भाई मेरी मदद कर दो, ऐसा ऐसी जगह पे मैं फंसा हूँ, सिर्फ तुम रिव्यू कर दो। तो मैं पूरी हेल्प करता हूँ, उनकी कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से उनकी चीज़ों को समझूँ, उनसे बात करूँ और उनकी पूरी तरह से हेल्प करूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई पैसा ना उनको पे करना है ना ही किसी और को, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये सब। तो इसी तरह से सबके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होते हैं, पर वो ऑप्शन यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ईगो आ जाता है बीच में। और यही वजह है जिससे कि एक छोटा ब्रांड या तो छोटा ही रह जाता है, स्टार्टिंग ब्रांड सिर्फ स्टार्टिंग में ही काम करके बंद हो जाता है, या फिर कोई ब्रांड बड़ा ही नहीं हो पाता। इसलिए आज से इन मिस्टेक्स को करना बंद करो, और कहां पर फंसे हो तुम अपनी प्रॉब्लम्स में, कमेंट में आकर के जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।